हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 3। अगर पहले दो पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझने के बाद अब हम समझेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट जैसे कि एमीबा, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स एंड फंगी। ये सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। So they possess a well organized nucleus with a nuclear envelope। तो इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, जहां हमने समझा कि उनका जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स दे possess a well organized nucleus with nuclear envelope। Then they have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। देन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम्स। एंड जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये सभी एक जैसे नहीं होते हैं, जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि जो प्लांट सेल्स हैं दे पजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और इसके अलावा जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये है एक ओवरव्यू फॉर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कितना अलग है। एनिमल सेल थोड़ा सा राउंड या ओवल शेप में आप कह सकते हैं इसको, और जो प्लांट सेल है ये एक फिक्स शेप का होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंट्रल वैक्यूल है इन प्लांट सेल वो कितना लार्ज है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो साइटोप्लाज्म का जो मैक्सिमम स्पेस है वो सेंट्रल इस वैक्यूल ने ही ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आप स्टडी करेंगे इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसे होता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं सेल के अंदर इन प्लांट एंड एनिमल सेल, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, माइक्रो बॉडीज। तो ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हम एक एक करके इस चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो ये है एक सेल, ये एक एनिमल सेल है, और जैसे हमारी बॉडी बाहर से स्किन से कवर्ड होती है वैसे ही एक जो सेल है वो बाहर से सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं। और सेल्स में जो ये स्टडी है सेल मेम्ब्रेन की या बाकी ऑर्गेनेल्स की, ये कब स्टार्ट हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड होता है इन 1950 में। क्योंकि उसके पहले इसको देखना, इसको समझना, इसके स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉसिबल था। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से जो है ये पॉसिबल हो पाया। जब इसकी स्टडी चल रही थी, मीनवाइल ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी केमिकल लेवल पे भी स्टडी हुई कि केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, जिसके लिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया गया, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एंड उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो ये जितनी भी स्टडी है ये क्या शो करती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेनली किससे बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है।
और जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो लिपिड होता है। तो अगर हम लिपिड और प्रोटीन में से एक की बात करें तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो लिपिड है। और कौन सा टाइप का लिपिड होता है, ये फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि अरेंज होता है इन अ बाय लेयर। तो चलिए इस बाय लेयर को समझते हैं। तो लिपिड बाय लेयर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये है एक एनिमल सेल और जिसका ये आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे अगर हम और डिटेल में बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ आप ये दो लेयर्स देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं लिपिड बाय लेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो यहाँ आपको ये सर्कुलर सा कुछ दिखेगा, सर्कल सा, इसे कहते हैं हेड। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि इट लव्स वाटर। एंड ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि इट हेट्स वाटर, जो कि अंदर की तरफ होता है। तो जो ये बाहर के हाइड्रोफिलिक हेड है ये इंश्योर करते हैं कि जो नॉन पोलर टेल्स हैं ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये बचे रहे फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। तो याद रखना है जो ये हेड रीजन है दिस इज पोलर रीजन, और जो ये टेल रीजन है जो अंदर की तरफ है इसे कहेंगे नॉन पोलर रीजन। तो हेड हो गया पोलर हेड और टेल हो गया नॉन पोलर टेल। हेड है हाइड्रोफिलिक, टेल है हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से तो बना ही होता है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भी बना होता है। तो जो रेशो है प्रोटीन का और लिपिड्स का ये वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो मेम्ब्रेन है किसका, एरिथ्रोसाइट्स सेल का, ये अप्रोक्सीमेटली इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड से बना होता है। ऐसे ही इन डिफरेंट सेल टाइप्स जो कंपोजिशन है या रेशो है प्रोटीन का लिपिड का वो वेरी करता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है उन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन में। तो ये है एक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ रेड से ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये सभी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स आपको ऊपर से दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो इस तरह से है ना, टेल की तरह से ये जो निकले हुए हैं ये कहलाएंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और वो प्रोटीन्स जो पार्शियली अंदर की तरफ हैं, बरीड हैं, ठीक है, इन्हें कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर से ही दिख जाते हैं, और जो एम्बेडेड होते हैं बड़े साइज के, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है उसको समझते हैं। तो जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एंड इन्होंने इस मॉडल को नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये है एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया कि इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड के जैसा, मतलब ये फ्लूइडी होता है। एंड इट एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाय लेयर। तो फ्लूइडी नेचर का होता है ये, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो ये एबिलिटी है टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नाम कहाँ से आया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का ये काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, सेल ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए और सेल डिवीजन के लिए।
नाउ दिस मेम्ब्रेन, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ एटीपी। जैसे कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये पैसिव मूवमेंट होता है। तो जैसे कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, may move across the membrane by process of simple diffusion, यानी कि from higher to lower concentration। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्ट और वाटर का जो कंसेंट्रेशन है इनसाइड द सेल और जो बाहर है कंसेंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा ये डिसाइड होता है, और जो मूवमेंट स्टार्ट होती है थ्रू डिफ्यूजन। तो वाटर, अब जो सॉल्ट का मूवमेंट है वो तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा ही, इसके अलावा जो वाटर का मूवमेंट है इसको भी आपने स्टडी किया होगा कैसे होता है, थ्रू ऑस्मोसिस, कि जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके हैं इन क्लास 9th। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जिन्हें इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, वो सिंपली इन नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए जो उन मॉलिक्यूल्स को बाहर से उठा के अंदर की तरफ सेंड कर दे। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को कहेंगे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, जो कि अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। तो ये है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जहां पे आपको ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं, अभी हमने इन प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था जो कि एम्बेडेड होते हैं पार्शियली इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, इसे कहेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन दो टाइप का हो गया, सिंपल एंड फैसिलिटेट। सिंपल डिफ्यूजन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए और फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट आता है इसके अलावा कुछ आयंस हैं और जो मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिन्हें मूव करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अभी तो हम पढ़ रहे थे डिफ्यूजन जहां पे मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही थी, बट अगर मूवमेंट लोअर टू हायर कंसंट्रेशन करवाना है तो ऑब्वियस है यहाँ कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे एटीपी का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट है ये कहलाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इट नीड्स एटीपी। और यहाँ जिन मॉलिक्यूल्स या आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो होते हैं पोटेशियम और सोडियम जैसे आयंस। ठीक है, तो इसे नाम दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोस्फोलिपिड ये बाइलेयर है, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये काम कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये एटीपी यूज करेगा और एटीपी जितने ज्यादा खर्च होंगे उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करती है, यहाँ जो मूवमेंट है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ इसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ये आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। तो अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन आ जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होगा। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डेड सेल से बना होता है ये, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसमें,
प्लांट्स और फंगई में। तो यानी कि प्लांट्स और फंगई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज सेल वॉल, जो कि डेड सेल से बना होता है। तो सेल वॉल का काम क्या है? ये शेप देता है, एक प्रॉपर शेप देता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इसके अलावा ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्ट करने में भी, और प्रोवाइड करता है एक बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी में भी सेल वॉल होता है, जो कि सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मेनान्स एंड मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें ये सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन से। तो सेल वॉल जो है, जब प्लांट यंग होता है, उतना मैच्योर नहीं हुआ है, अभी यंग है, तो उस टाइम पे जो सेल वॉल है इसमें प्राइमरी वॉल होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी वॉल विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो ग्रो कर सकता है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो सेल है जब वो मैच्योर हो जाता है, तो ये प्राइमरी जो वॉल है ये बन जाती है क्या? सेकेंडरी वॉल। ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी वॉल में, जो कि कहाँ होता है? इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो ये आपको ये ग्रीन सी ये लेयर दिखाई दे रही है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है दिस इज प्राइमरी वॉल, और इसका जो इनर पार्ट है इज द सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिडल लैमिला दिख रहा होगा, दिस वाइट रीजन इज मिडल लैमिला। तो ये एक लेयर है जो मेनली बना होता है किसका? कैल्शियम पैक्टेट का, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो जो ये बगल के जो ये सेल है, इधर सेल, ये जितने भी बगल के सेल्स है, नेबर्स के सेल है, उनको ये होल्ड करके पकड़ के रखता है, ग्लू का काम करता है। इसके अलावा सेल वॉल, दिस ग्रीन पार्ट इज सेल वॉल, और जो मिडल लैमिला है मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे आपको ये जो दिस सेल और दिस सेल, इन दोनों सेल्स के बीच में आपको ये लिंक दिख रहा होगा, दिस लिंक इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, जो कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को। यानी कि इस सेल्स के साइटोप्लाज्म से जो कुछ चीजें हैं वो नेक्स्ट सेल के साइटोप्लाज्म में इजीली एंटर कर सकती हैं। तो इसे कहेंगे क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। तो समझ में आ गया। इनर मोस्ट जो ये लेयर है एक सेल का, जो ये लेयर है दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल में दो पार्ट्स आ गए, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। इसके बाहर आता है लैमेला, जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ग्लू का काम करता है, और दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, यानी कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल के आउटर कवरिंग की तो हमने बात कर ली, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो इस सिस्टम में वो सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड होते हैं जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, जैसे कि ये है क्या? पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें इंक्लूडेड है सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ में ही इधर है गोल्गी एपरेटस, देन आ जाता है लाइसोसोम, और फिर आ जाएगा वैक्यूल। इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे हैं ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख सकते हैं सेंटर में जो ये स्फेरिकल सा कुछ दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस, जिसके जस्ट बाहर स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक नेटवर्क है, या रेटिकुलम भी कह सकते हैं, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो स्कैटर्ड होता है, जो यानी कि जो बिखरा होता है इन द साइटोप्लाज्म।
इसे ही कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ये डिवाइड होता है इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। पहला ल्यूमिनल, यानी कि जो हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहेंगे लुमिनल, और दूसरा जो है वो है एक्स्ट्रा लुमिनल, यानी कि बाहर का, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा। ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है ऑन देयर सरफेस, इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप का होता है, एक जिसपे कोई राइबोसोम्स नहीं है उन्हें कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जिन पे आपको ये छोटे 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 से ये कुछ दिख रहा है ये है राइबोसोम्स। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो in the absence of ribosome they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। तो क्लियर हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आल्सो सिक्रीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट, और ये कंटिन्यू होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस, जिसके जस्ट बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आउटर साइड में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ध्यान रखना है RER सिंथेसाइज करता है प्रोटीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बनाता है लिपिड्स। इन एनिमल्स सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। तो एनिमल्स में ये एक एडिशनल काम भी ये करता है कि ये जो है लिपिड जैसा स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनाता है, कौन, SER। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, जो कि दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, जो कि जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्टार्ट होता है। तो ये है गोल्गी एपरेटस। कैमिलियो गोल्गी इन 1898 इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गोल्गी एपरेटस को इन डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। There were later named Golgi bodies after his name. So they consist of many flat disc-shaped sacs। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत सारे क्या हैं, these are flat disc-shaped sac हैं, या इन्हें हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। इनका साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, and they are stacked पैरेलल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलली ये अरेंज्ड होते हैं, जिनका नंबर जो है ये वेरी करता है इन डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, कौन, सिस्टर्नी, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये काफी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होता है नियर द न्यूक्लियस, और इसमें दो फेस होते हैं। जो फेस गोल्गी एपरेटस का टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं सिस फेस, और जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है यानी कि ऑपोजिट टू सिस फेस उसे कहते हैं ट्रांस फेस। ये दोनों ही फेस एक दूसरे से काफी अलग होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है ये काम क्या करता है। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, इसका मेनली काम है टू पैकेज द मटेरियल एंड टू डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो होता क्या है, ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाता है, ये हम समझ चुके हैं। इन्हें बनाने के बाद ये इन चीजों को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर लेता है। ये वेसिकल्स रिसीव किए जाते हैं बाय सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी एपरेटस सिस फेस से ट्रांस फेस में ट्रांसफर करता है, एंड देन ये बाकी जगह ट्रांसपोर्ट होता है।
This explains why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum. तो अब समझ में आया कि जो Golgi apparatus है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इतना कनेक्टेड क्यों रहता है। तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनाए जाते हैं बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स जो बनाएंगे प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है रिसीव होते हैं बाय सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस। देन गोल्गी एपरेटस इन प्रोटीन्स और लिपिड्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो वो इन पे कुछ काम करता है, इन्हें और मॉडिफाई करता है बिफोर रिलीज फ्रॉम दिस ट्रांसफेस। तो गोल्गी एपरेटस सिस फेस से प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करता है, उन्हें मॉडिफाई करता है और फिर वो ट्रांसफेस के थ्रू उन्हें रिलीज करता है। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों ही क्या है? मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं। अब थर्ड आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, वो क्या है? लाइसोसोम। तो ये है लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कनेक्टेड है गोल्गी एपरेटस से? अब गोल्गी एपरेटस कैसे कनेक्टेड है लाइसोसोम से, चलिए इसे समझते हैं। तो these are membrane bound vesicular structure formed by process of packaging in the Golgi apparatus। तो Golgi apparatus क्या करता है? जो भी चीजों को पैक करता है, देन उसके बाद वो जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो इट इज वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस, इन सभी नेम से जाने जाते हैं। तो ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। तो ये सभी एंजाइम्स एक्टिव कब होंगे? जब इन्हें एक एसिडिक पीएच मिलेगा। तो ये है लाइसोसोम के अंदर का स्ट्रक्चर। आप यहां देख सकते हैं ये सभी क्या हैं? दीज आर एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक enzyme. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid। इन सभी को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। इसमें इन एंजाइम्स में जो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द लाइसोसोम। अब बात करते हैं फोर्थ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, जो कि है वैक्यूल। तो ये है वैक्यूल, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो वैक्यूल क्या है? इट इज दी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो इतना तो हम जानते हैं कि जो वैक्यूल है ये एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज का होता है और एक से ज्यादा होता है नंबर में। वहीं प्लांट सेल में ये बड़े साइज का होता है और मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है साइटोप्लाज्म का, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो सेल के लिए जो मटेरियल्स यूजफुल नहीं है ये उनको स्टोर करता है। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को यूज करता है, सैप को स्टोर करता है और वाटर को भी स्टोर करता है। तो वैक्यूल जो है इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जो है इसका जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज मेम्ब्रेन, उसे कहेंगे टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल जो है इसका फंक्शन अलग अलग सेल में वेरी करता है। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। देन यहाँ जो टोनोप्लास्ट है यानी कि जो वैक्यूल का आउटर मोस्ट कवर है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यानी कि यहाँ जो मूवमेंट है थ्रू टोनोप्लास्ट वो बाय डिफ्यूजन नहीं होता है, इट इज अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए जो कंसेंट्रेशन होता है इनसाइड द वैक्यूल वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। वहीं अगर अमीबा की बात करें तो इनमें जो वैक्यूल है वो एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और वहीं कुछ और सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट जितने भी हैं जिनमें अमीबा भी आ जाता है,
उनमें फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं इन डिफरेंट सेल्स जो काम है वैक्यूल का वो कैसे वेरी कर रहा है। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ और ऑर्गेनेल्स की जानकारी हम समझेंगे कि उनके काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इन सभी को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, stay happy, stay healthy. See you soon. Bye bye. Thank you.